नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में नजर डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर। नजर होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर। साथ ही नजर डालेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना पर आए कल आए फैसले के बाद गरमाई सियासत पर। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अपडेट होगी शेख हसीना आज लेंगी चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ बांग्लादेश में। इसके साथ उत्तर भारत में पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड पर भी होगी बात। खेल और कारोबार से जुड़ी खबरें भी होंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन आज। पहले दिन उद्योग जगत ने 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की जताई प्रतिबद्धता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक भारत होगा 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण चीन के रवैये में हुआ बदलाव। ब्रिटेन दौरे पर कहा चीन सरकार आर्थिक और विदेश नीतियों के साथ साथ हमारे बदलते रणनीतिक हितों को कर रही है स्वीकार। असम के बाद आज अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की ईडी के सामने पेशी आज। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में किया गया है तलब। उत्तर पश्चिमी हिस्से में आज से शीतलहर की स्थिति में राहत की उम्मीद। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में छाया रहेगा घना कोहरा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाल सागर में जहाजों पर हूथी हमलों की निंदा की। हमलों को तत्काल रोकने का प्रस्ताव किया पारित। अमेरिका ने हमलों को बताया गैर कानूनी। और खेल की खबरों में अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। के श्रीकांत पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे अपनी चुनौती। न्यूज़ 10 में सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात की, जहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन उद्योग जगत ने समिट के दौरान गुजरात में 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात में दूसरी कार निर्माण इकाई स्थापित करने का वायदा किया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दक्षिण गुजरात के हाजिरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर इकाई स्थापित करने की बात कही। मुकेश अंबानी ने साथ ही कहा कि रिलायंस ने पिछले 10 साल में भारत में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए हैं, जिनमें से करीब 4 लाख करोड़ रुपए गुजरात में निवेश किए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि रिलायंस जियो के तहत गुजरात में पूरी तरह 5G नेटवर्क उपलब्ध है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वायदा किया है। इससे अगले 5 सालों में 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कच्छ के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क अडानी समूह ही बना रहा है। इससे 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने राज्य में इस साल सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी स्थापित करने की बात कही है। आर्सलर मित्तल ने चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा है कि कंपनी 2029 तक गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित करेगी। प्लांट की क्षमता 2.4 करोड़ टन प्रति वर्ष होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2027 साल 2028 तक भारत विश्व की न केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, बल्कि इसका सकल घरेलू उत्पाद 5 लाख करोड़ डॉलर के पार हो जाएगा। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि साल 2047 तक भारत 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। It's possible that we'll be the third largest by 27-28, but also that our GDP will cross $5 trillion by that time. By 2047, as I said earlier, it is a conservative estimate that we'll reach at least 30 trillion in terms of our economy.
But one emphasis that I would like to place is Viksit Bharat is one of the Panch Pran about which Prime Minister had spoken about. And Panch Pran actually marks the soul of Viksit Bharat. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन दौरे के अंतिम दिन वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में रक्षा, आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही भारत और ब्रिटेन शांतिपूर्ण और स्थायी वैश्विक नियम आधारित शासन को कैसे मिलकर मजबूत कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऋषि सुनक के अलावा ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरून से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने पर व्यावहारिक विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में यूके इंडिया डिफेंस सीईओ राउंड टेबल में उद्योग जगत के यूके भारत रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सहयोग, सह निर्माण और सह नवाचार के लिए यूके के साथ एक समृद्ध साझेदारी की कल्पना करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों की ताकतों का समन्वय करके हम एक साथ महान काम कर सकते हैं। बैठक में ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री जेम्स कार्टेल्स भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण भारत के प्रति चीन के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। रक्षा मंत्री ने चीन सरकार नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित हाल ही के लेख के संदर्भ में ये बात कही, जिसमें भारत की विकास गाथा और इसकी बढ़ती वैश्विक हैसियत की सराहना की गई है। लंदन में इंडिया हाउस में स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सरकार हमारी आर्थिक और विदेश नीतियों के साथ साथ हमारे बदलते रणनीतिक हितों को भी स्वीकार कर रही है। चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। चाइना गवर्नमेंट भी ये मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो है चाइनीज गवर्नमेंट का ये माउथपीस पेपर है। न्यूज़ 10 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष ईटानगर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आम चुनाव के अलावा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष असम पहुंचे थे। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के अलावा उन्होंने कल गुवाहाटी में रोड शो किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि JKCA के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। फारूक अब्दुल्ला साल 2001 से साल 2012 तक JKCA के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर लगे आरोप की जांच ईडी और CBI दोनों कर रही है। अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी ने 2022 में आरोप पत्र भी दायर किया था। और आइए अब सीधा रुख करते हैं अयोध्या से अहमदाबाद के लिए विमान रूट के उद्घाटन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधन दे रहे हैं। हमारे अहमदाबाद के सांसद किरण भाई सोलंकी जी, लखनऊ और अयोध्या में उपस्थित श्री जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, मेरे सचिव आदरणीय मांग साहेब, संयुक्त सचिव असंग बाचुबा जी, हमारे इंडिगो से उपस्थित RK सिंह जी, अहमदाबाद एवं अयोध्या में उपस्थित सभी हमारे जनमान्य
अतिथिगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे उपस्थित महानुभावों, आज एक बहुत नया प्रयोग और नया इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई थी। और जो देश के 140 करोड़ लोगों की एक श्रद्धा, एक विश्वास, जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस, अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, होने वाली है 22 जनवरी को। और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिशाओं के द्वारा। जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा, लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ, चाहे केदारनाथ की हम बात करें, बद्रीनाथ के मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो, और चाहे अब अयोध्या हो, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर यह जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम, वहां पूरे होते हैं सारे काम। और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है।
तो आप देख रहे थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबोधन, जहां वो अयोध्या से अहमदाबाद के बीच विमान रूट का उद्घाटन समारोह पर अपना संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैसे जिस तरीके से अयोध्या अब नव्य और भव्य हो रही है, उसी के साथ ये उड़ान सेवा भी शुरू की जा रही है और ये नया प्रयोग जो है अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि हफ्ते में 3 बारी अयोध्या से अहमदाबाद के बीच उड़ान भरी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को लेकर सराहना जताते हुए कहा कि ये एक जो पल है वो ऐतिहासिक होगा अपने आप में, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे जो भारत है वो आर्थिक शक्ति के साथ साथ एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है और आज का दिन जो है जब अयोध्या से अहमदाबाद के बीच उड़ान सेवा शुरू की जा रही है वो अपने आप में एक अहम भूमिका निभाएगी। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ एट 10 में जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। न्यूज़ एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत और आइए आप खबरें रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई।
अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उमंग और उत्साह है। अहमदाबाद से आज अयोध्या के लिए उड़ान सेवा शुरू हो रही है। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर यात्री लक्ष्मण जी, मां जानकी और हनुमान जी की वेशभूषा में पहुंचे। यात्रियों ने हवाई अड्डे पर केक काटकर अपनी खुशी भी जाहिर की। आइए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं। निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिससे राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? इसलिए उनके जो बोलना है सब मिथ्या है, सब झूठा है और एक राजनीति से प्रेरित है, जिसकी राजनीति से प्रेरित होने के कारण से यहाँ राम के भक्ति में, राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रामनगरी अयोध्या से खबरें और भी हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़-8 के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज़-8 में और आइए आगे बढ़ते हैं। राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का जिम्मा भोपाल की एक नर्सरी को मिला है। नर्सरी संचालक राम कुमार राठौर इसे राम का आशीर्वाद मान रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य मंदिर में होने जा रही है और उस अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है भव्य तरीके से। और उसको सजाने और संवारने में भोपाल का भी एक बड़ा योगदान है। भोपाल की एक नर्सरी है, उसको एक बड़ा ऑर्डर करीब 50,000, देखा जाए तो इन बोगनवेलिया के 35,000 और अन्य पेड़ों की अगर बात की जाए तो उसका ऑर्डर मिला है। और वो इसको भगवान राम का आशीर्वाद ही मानते हैं कि उनको राम के आंगन को, अयोध्या को सजाने और संवारने का अवसर मिला है। राम कुमार राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, कहाँ अयोध्या 800 किलोमीटर दूर और हम भोपाल में मौजूद हैं और ये पौधे यहाँ से जा रहे हैं,
अयोध्या नगरी को सजाएंगे, कितना बड़ा क्षण होगा आपके लिए और ये कितना बड़ा भगवान राम का आशीर्वाद आप इसको मानते हैं? जी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और भगवान राम का आशीर्वाद मानता हूँ। कैसे हैं ये पौधे, मतलब क्या इनकी खासियत है? जो हमें 35,000 पौधे जो पहले दिन दिए हैं, उसमें 4-5 कलर की बोगनवेल का ऑर्डर है, जिनकी संख्या 35,000 है। उसमें क्या है, सभी मल्टी कलर उन्हें मांगे हैं और मिक्स कलर में उन्हें चाहिए। तो वहाँ पर जो रामपथ है और धर्मपथ है, वो 3-3, 4-4 किलोमीटर के डिवाइडर है, उनको दोनों साइड से लगाए जाएंगे। क्या है, डिवाइडर पहले रोड से ही आदमी जाता तो उन्हें रंग बिरंगे फूलों की जहाँ छटा दिखेगी, तो इससे भक्तों का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। क्या ये पौधों को सिर्फ वहाँ पहुँचाना है या उसको लगाना भी है? हमें जो आदेश मिला है पौधे देने का, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कोई और लगाएगा, पता नहीं कैसे लगाए, जो सिस्टम से लगना चाहिए कलर बाई कलर, वो लगाएगा कि नहीं लगाए। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री राम प्रकाश राठौर जी, तो उन्होंने बोले अयोध्या में जाऊंगा और आगे रह के सही तरीके से मैं ही पौधा लगवाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि उनका एक दिन का जो सर्विस चार्ज है वो 8 से 10 हज़ार रुपया है, लेकिन प्रभु राम की आस्था को देखते हुए उन्होंने सर्विस चार्ज का एक भी पैसा नहीं लिया। वो स्वेच्छा से कर रहे हैं? जी। आगामी दिनों में एक बड़ा जमावड़ा जो है वो अयोध्या में लगेगा, जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है, और भोपाल उस नगरी को सजाने और संवारने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभा रहा है। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो देश और विदेश इस समय राममय हुई है और महज सिर्फ 11 दिन बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर और अंतिम रूप अब दिया जा रहा है इसकी तैयारियों को लेकर। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राम नगरी अयोध्या से जुड़ी खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइए। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ राम भक्त ऐसे भी हैं जो पिछले 7 सालों से राम लला को ठंड के दिनों में भोपाल से अयोध्या जाकर रजाई उड़ाते हैं ताकि प्रभु श्री राम को ठंड न लगे। राम भक्तों का मानना है कि जब तक टेंट में राम लला विराजे थे तब तक ये उनका हर साल का नियम था। अब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे तो उनका संकल्प पूरा होगा और इस यात्रा का समापन होगा। भोपाल में राम रजाई रथ यात्रा में शामिल होने वाले राम भक्तों से बात की है डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। इस समय हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, जहां पर कुछ राम भक्त पिछले 7 साल से राम रजाई रथ यात्रा का आयोजन करते आए हैं। हमारे साथ यात्रा के आयोजक हैं संदीप सोनिया मुनि से बात करते हैं। कब से आप ये यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का क्या प्रयोजन? आज से 7 साल से प्रारंभ पहले से करिए। जब भगवान राम टेंट में थे उस समय से ये देख के बहुत दुख हुआ कि हम अपने घरों में बैठे और हमारे राम लला जो है टेंट में बैठे हैं, तो भगवान को भी ठंड लगती होगी। तो हमने सबने हमारे साथियों ने मिलकर ये प्रिंट किया कि क्यों ना अपन ऐसा कुछ करें जो हिंदुओं में एक जागरण पैदा हो, जिससे भगवान राम के प्रति लोग समर्पण हो। और हमारा उस समय एक संकल्प था कि यात्रा जब तक चलती रहेगी जब तक भगवान अपने घर नहीं आ जाएंगे।
इस साल भगवान घर आने वाले हैं, भगवान का महल बन गया है, वो विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को, और हमारी यात्रा का संकल्प पूरा हो रहा है। हम सभी राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। 29 तारीख को ये यात्रा भोपाल से अयोध्या के लिए निकलेगी और 2 फरवरी को ये यात्रा भगवान राम की रजाई भगवान को अर्पित करेगी और यात्रा का समापन होगा। बिल्कुल, हमारे साथ और राम भक्त हैं अजय लश्करी जी। अजय जी, आप यात्रा के साथ गए हैं, ये आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, क्या इसका राज? मैं आज से 4 वर्ष पहले गया था तो मैंने देखा रामलला हमारे टेंट में बैठे, तो मेरे को अंदर से बहुत दर्द हुआ कि हमारे रामलला टेंट में बैठे और हम अपनी छत के नीचे बैठे। तो मैंने एक प्रण लिया था कि जब तक मेरे रामलला अपने घर वापिस और एक महल में नहीं आएंगे जब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। ये अनुभव रहा है कि पहली बार हम लोग जब यात्रा में गए थे तो हमने भगवान राम को टेंट में देखा था, उसके बाद कुटिया में देखा था, और अब इतना उत्साह है कि भगवान राम को हम महल में देखने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को वो 84 सेकंड का पल हर व्यक्ति उसका साक्षी बनना चाहता है। प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा देश राममय हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। महादेव और मोक्ष की नगरी काशी भी प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत के लिए पलक मावड़े बिछाए हुए हैं। काशी का नाविक समाज 22 जनवरी को गंगा में भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ ही लोगों को निःशुल्क सैर कराएगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में माहौल राममय हो गया है। एक तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो दूसरी तरफ महादेव की नगरी काशी के सभी लोग इस आयोजन को लेकर बहुत खुश हैं और इस यादगार पल को सहेजना चाहते हैं। गंगा में पर्यटकों को नाव की सैर कराने वाले नाविकों ने भी एक प्रण किया है। यह प्रण है प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को नाविक समाज के लोगों द्वारा पर्यटकों को नौका विहार कराया जाएगा, वह भी पूरी तरह से निःशुल्क। पूरे बनारस के निषाद समाज के लोग जो कि बड़े हर्ष के साथ 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में भगवान राम जी का, उसमें हम लोग शोभा यात्रा धूमधाम से पूरे निकालेंगे, जिसमें सैकड़ों के तादाद में नाव रहेंगे पूरे बनारस में, और उस निर्धारित समय में हम लोग यात्रियों को बैठा के अपने नाव पे निःशुल्क यात्रा कराएंगे। 80 घाट पर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ई बोट पर नौका विहार कराने वाले मांझी समेत तमाम नाविक इसके लिए तैयार हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी नाविक लोगों को निःशुल्क नौका विहार कराएंगे और इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो शिवाला घाट स्थित निषाद राज मंदिर पर आकर समाप्त होगी। पूरे बनारस के लोगों ने हजारों की संख्या में हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि ये आयोजन में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और धूमधाम से इस आयोजन को पूरा भगवान राम के समर्पित हम लोग ये मनाएंगे। नाविकों के साथ ही काशी में तमाम अन्य लोगों में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का भागीदार बनना चाहता है। यही वजह है कि काशी का नाविक समाज भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भगवान श्री राम के नव्य और दिव्यतम प्रांगण कैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अद्भुत समन्वय और एकीकरण का प्रतीक है, इस पर श्री राम लला सदन पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी से हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने की खास बातचीत। इस समय हम अयोध्या के उस पवित्र स्थान पर हैं जहां पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ था
और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं यहाँ पर श्री रामलला सदन देवस्थान के पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज। गुरु जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगम बड़ा अद्भुत है, वो थोड़ा सा बताइए इस प्रकाश में कि अब राम मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है। भागवत के महात्म्य में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति महारानी जब नारद जी से मिली तो उन्होंने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, फिर गुजरात होते हुए भक्ति वृंदावन आई। तो भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में, और भक्ति की किसकी जाती है? भगवान की जाती है। तो भगवान का प्रादुर्भाव उत्तर भारत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का। तो उत्तर और दक्षिण का ये ऐसा सुंदर मिलाप है कि भक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति की किसकी जाए? बोले भगवान की। और भगवान अगर हैं तो भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। इसलिए भक्ति और भगवान का समन्वय ही दक्षिण उत्तर का एकीकरण है। और यहाँ पर जो मंदिर विराजमान है, अभी आपने देखा दृश्य के माध्यम से, यहाँ पर बहुत प्राचीन लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर था, जीर्ण शीर्ण। जब मेरे अधिकार क्षेत्र में आया तो मैंने इसका जीर्णोद्धार प्रारंभ किया और मेरे मन में विचार आया भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई और उत्तर में भगवान, तो द्रविड़ और उत्तर का एक संगम यहाँ दिखाया जाए। और यह कल्पना मेरी साकार हुई और भगवान की कृपा से द्राविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ मंदिर में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का विग्रह विराजमान है। और यहाँ पर एक और विशेषता कि जो मंदिर में उत्सव मूर्ति विराजमान है, वो उत्सव मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। दक्षिण भारत में श्री रामेश्वरम में तिरुपुल्लानी क्षेत्र में एक दर्भशयन भगवान का दिव्य देश है। वहाँ की जो मूर्ति थी, पूजा की मूर्ति, उन भगवान ने, एक स्वामी थे पार्थसारथी स्वामी, उनको स्वप्न दिया था। तब उन्होंने बैलगाड़ी पर रख करके उन विग्रहों को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत पधराए और फिर भगवान की यहाँ सेवा पूजा हो रही। तो इतना प्राचीन विग्रह यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में विराजमान है। और मंदिर के गर्भगृह में ही बगल में रंगनाथ भगवान का मंदिर भी है। यहाँ रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता थे। रंगनाथ भगवान राम जी के कुल देवता थे, भगवान नारायण की मूर्ति। तो विभीषण जी को रंगनाथ भगवान की मूर्ति भगवान राम ने दे दी थी। उनको विभीषण जी ले जा रहे थे लंका, लेकिन वो तमिलनाडु में तिरछी में विराजमान हो गए, कावेरी के मध्य में। तो वे रंगनाथ भगवान नारायण की जो मूर्ति है वो अयोध्या के कुल देवता हैं। और अयोध्या के कुल देवता दक्षिण में जाकर के विराजमान है। यह भी अयोध्या का एक अद्भुत संबंध है। भगवान श्री राम भक्तों की भावना के अनुरूप फिर से प्राण प्रतिष्ठित हो, हालांकि वो तो अनित्य हैं, हमेशा ही रहते हैं। उस पर चलते चलते आपका अपना विचार। भगवान श्री राम, ये अयोध्या ही राम जी का स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। तो ये अयोध्या ही ब्रह्म का स्वरूप है और सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं। और यहाँ रहने वाले जितने प्राणी हैं सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या की जो प्रजा है ये जगन्नाथ का ही स्वरूप है। तो अयोध्या अपने आप में सदा परिपूर्ण है, नित्य प्रतिष्ठित है और नित्य इसकी महिमा है। हाँ, कालखंड में ऐसी सारी स्थितियाँ सृजित हुई कि भगवान श्री राम का जो प्राकट्य स्थल है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए, जिसको हम राम जन्मभूमि कहते हैं जी, तत्वतः भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान जन्म और मरण से परे हैं। माँ कौशल्या के सामने उसी स्थान पर जहाँ आज राम जन्मभूमि है, वहाँ पर परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य तेजोमय माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब माँ कौशल्या ने कहा कि आप आए हैं। तो भगवान ने कहा हम पुत्र बनने आए हैं आपके। तब माँ कौशल्या ने कहा आप पुत्र बनने आए तो पुत्र जैसे बन जाइए। तब सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। तब भगवान बालक बन गए। यही भगवान का जन्म माना जाता है। इसी को प्राकट्य कहें, भगवान का जन्म कहें, वही जन्मस्थली है। तो सर्वप्रथम भगवान जहाँ इस पृथ्वी पर अयोध्या की उस भूमि पर प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, वही भगवान की जन्मस्थली है और वही राम जन्मभूमि है। और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी के दिन, हालांकि यहाँ तो उत्सव रहता ही है इस प्रांगण में, लेकिन उस दिन और भी विशेष उत्सव हमें देखने को जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री संप्रदाय, जिससे जैसा कि महाराज ने बताया कि श्री रामानुज भगवान और रामानंद भगवान, उन्हीं की परंपरा में ज़्यादातर संत, ज़्यादातर मठ मंदिर यहाँ
पर स्थापित हैं और सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम लला अपने नए प्रांगण में, अपने नए भवन में फिर से पुनः प्राण प्रतिष्ठित होंगे। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, रामकोट, अयोध्या। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और अन्य मुख्य खबरों की ओर रुख करते हैं। रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली भारत दौरे पर हैं। जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली को आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण ठंड से राहत का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण गलन और बढ़ गई है। राजधानी जयपुर में आज धुंध और कोहरा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने गाजियाबाद में रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अभिज्ञान सभागार वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक संपदा है। BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत करते हुए रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीक और उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों के साथ साथ अधिक सहयोग करने का आग्रह किया। रक्षा सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, सेंसर्स बहुत भारी मात्रा में तैयार की जाती हैं। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है उनकी उपलब्धता इन्हीं से होता है। हम BEL को प्रगति करती हुई देखना चाहते हैं। इनके पास जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, ये सारे इनके जो युवा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी कठिन श्रम से ही सिद्ध हुआ है। हम चाहते हैं कि BEL की उन्नति हो और ये दुनिया में सबसे बड़े 500 कंपनियों में एक बन के रहे। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाले सारी तालुका शाहवपुर में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस यात्रा में शामिल हुए। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को ये यात्रा प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर विकासखंड के अंतर्गत पड़ने वाली सारी तालुका शाहवपुर पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश को कहां ले जाना है? देश को दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंचाना है। और नंबर 1 देश कब बनेगा? जब गरीब और अमीर के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। जैसे गांव में सड़क, जैसे शहर में सड़क, वैसे गांव में सड़क बन जाएगी। जैसे शहर को 24 घंटे बिजली, वैसे गांव में भी 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। मोदी जी के गारंटी वाला भारत, शहर में जो रहता है उसके हर घर नल से जल जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन अब गांव में भी हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों हाथ में आकर चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये मोदी जी की गारंटी कारण दुनिया का कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सका जो मोदी जी करके दे रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को चेक सौंपे, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने बाल विकास विभाग के लाभार्थी महिलाओं के बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इसके अलावा सराय तालुका में बने नवनिर्मित पंचायत भवन और जिम का उद्घाटन किया। संकल्प यात्रा के दौरान LED स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पहले कच्चा घर रहा ने, अब माने कॉलोनी मिल गए तो पक्का। बहुत परेशानी थी, पानी बहुत बरसता था, मतलब खपड़ा छाया था और बहुत चूता था। फिर घर लास्ट में गिर गया, पाछे पन्नी तान के बाहर रहे थे। अभी कॉलोनी बन गई है, अभी सुकून है। परेशानी थी जी, अब हमारा घर कच्चा था अभी तक, अब पक्का हो गया है, हमें कॉलोनी मिल गई है। मुहिम चलाई गई है जिसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग ये स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा ये मदद करी जा रही है महिलाओं को कि महिलाएं जो ये अपने से अपना जीविका अर्जन कर सकें। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संकल्प यात्रा में शामिल लोगों को प्रधानमंत्री के 5 प्राण का संकल्प भी दिलाया और 14 जनवरी से चलने वाले स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाल सागर क्षेत्र में व्यापारी और वाणिज्यिक जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमले की निंदा करते हुए कहा और उन्हें तत्काल रोकने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 सदस्यों ने मतदान किया, विपक्ष के किसी ने भी मतदान नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि लाल सागर में हूथी आतंकियों के हमले गैर कानूनी और तनाव बढ़ाने वाले हैं। किर्बी ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों में से कई का इजरायल से कोई संबंध नहीं है और अगर ये हमले जारी रहे तो अमेरिका अगले कदम के बारे में अपने सहयोगियों से परामर्श करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हूती के लगातार हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरीन में संवाददाताओं से ब्लिंकन ने कहा कि ईरान को ये साफ कर दिया गया है कि हूती को दी जा रही सहायता को तत्काल रोकने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज से इजरायल के सैन्य अभियान पर सुनवाई शुरू होगी। दक्षिण अफ्रीका ने अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया है कि गजा में इजरायल का सैन्य अभियान नरसंहार के समान है। इजरायल आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होने वाली सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगा। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में कानूनी आधार का अभाव है। इजरायल की सरकार ने नरसंहार के दावे को खारिज किया है। गजा के दीर अल बलहा में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। हवाई हमले में तबाह हुई इमारत के मलबे में लोग शवों को निकालते हुए नजर आए। इस हमले में घायल लोगों को अल अक्सा अस्पताल ले जाया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल का गजा पर स्थायी रूप से कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। टेलीविजन संबोधन में उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गजा को हमास आतंकवादियों से मुक्त कराना और साथ ही इजरायल के बंधकों को भी मुक्त कराना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण गजा के लिए एक और नियोजित चिकित्सा सहायता मिशन को रद्द कर दिया है। यह बीते 2 सप्ताह में छठी बार है ऐसी सहायता मिशन को रद्द किया गया है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि बमबारी और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण WHO और हमारे सहयोगियों के लिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना असंभव हो गया है। बांग्लादेश के आम चुनाव में आवामी लीग पार्टी की जीत के बाद शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगी। इससे पहले बुधवार को हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार ने अपनी 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा की। इसमें 25 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में इस बार 2 टेक्नोक्रेट मंत्री भी शामिल होंगे। अमेरिका में न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी 2024 के रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। एक सर्वे के अनुसार क्रिस्टी को केवल 2% रिपब्लिकन का समर्थन प्राप्त हुआ है। क्रिस क्रिस्टी ट्रंप की नीतियों और चरित्र की आलोचना पर केंद्रित अभियान के लिए समर्थन जुटाने में विफल रहे। एक्वाडोर में पुलिस ने टीवी स्टूडियो में लाइव प्रसारण के दौरान घुस आए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमलावरों को हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार और विस्फोटक कैसे मिले।
अमेरिका के मेन राज्य में तूफान के बाद आई बाढ़ के बाद कई सड़कों को बंद करना पड़ा है। मेन राज्य के लिंकन विले में पहली बार लोगों ने भीषण बाढ़ का सामना किया। तूफान के कारण 12 राज्यों में 81,000 घरों में बिजली गुल हो गई है। अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान का खतरा है, जिसके कारण बिजली गुल हो गई है और उड़ानें बंद कर दी गई हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने पूर्वी ओहायो, केंटुकी, मध्य अटलांटिक और पूर्वोत्तर में तेज हवाओं और बाढ़ की चेतावनी दी है। और अब खेल से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने महिला वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापानी जोड़ी मायू मात्सुमोतो और वकाना नागहारा को 21-19, 13-21, 21-15 के अंतर से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मलेशिया ओपन में आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में किदाम्बी का सामना हांगकांग के एनजी का लोंग अंगस से होगा। वही प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रांस के रोनन लेबर और लुकास कोरवी की जोड़ी से भिड़ेगी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। कोर्ट पर पुरुष युगल में सात्विक चिराग खेलेंगे और प्री क्वार्टर फाइनल में भी वे खेलेंगे। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मोहाली में खेला जाएगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हो रही है। वहीं ये सीरीज टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। आज होने वाले मैच में विराट कोहली व्यक्तिगत कारण से नहीं खेल रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को मोहाली में खेला जाएगा। इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 में वापसी हो रही है। दोनों खिलाड़ी लंबे वक्त के बाद भारत के लिए इस फॉर्मेट में खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के आने से टीम में ओपनिंग के लिए एक स्थान तय हो गया है। हालांकि रोहित के जोड़ीदार के रूप में टीम के पास शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के रूप में 2 दावेदार मौजूद होंगे। वहीं टीम इंडिया में युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो इस फॉर्मेट में भारतीय टीम अफगान टीम के खिलाफ अजेय रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। आखिरी बार दोनों टीमें 2023 में खेले गए एशियाई खेलों में आमने सामने हुई थीं, जिसमें बारिश के चलते कोई परिणाम नहीं निकल सका था। भारत अफगानिस्तान के बीच मुकाबला T20 विश्व कप की तैयारियों को लेकर भी अहम है। T20 विश्व कप का आयोजन इसी साल जून में होना है। उससे पहले भारतीय टीम के लिए ये आखिरी T20 सीरीज होने वाली है। ऐसे में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया की कोशिश पहले मुकाबले में जीत हासिल करते हुए सीरीज में बढ़त बनाने की होगी। तो वहीं अफगान टीम भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कल से 16 जनवरी तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश के तमाम राज्यों से युवा शिरकत करने पहुंचेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बुलेटिन के अंत में आपको छोड़े जाते हैं भगवान श्री राम पर आधारित एक भजन के साथ, जिसे गायिका सूर्या गायत्री ने गाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया है। आप भी रामधुन बजाएं और सुने। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रामचंद्र कृपालु भज मन हारा।